लेक्चर 17 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे और इस लेक्चर के बाद आपके जो फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम सारे टाइप के प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं। जैसे देखो, पहले 3 प्रॉब्लम है वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होते हैं, कैसे दो चार्ज अगर है तो फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना। अ, और बेसिकली ये फील्ड लाइंस में पैटर्न्स, न्यूट्रल पॉइंट, इसका एनालिसिस है। और लास्ट के जो 3 प्रॉब्लम है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे होगी, प्रोटॉन की मोशन कैसे होगी, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल। तो लास्ट के 3 मोशन के बारे में है और पहले 3 फील्ड लाइंस की खुद की एनालिसिस है। दूसरा कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको डायग्रामेटिकली समझाए गए हैं और हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी हमने कवर किया हुआ है। द स्लाइड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और आपके जो भी कॉन्सेप्ट हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन में यूज होते हैं वो छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट की भी हमने समरी ले रखी है। तो इस वजह से आप पॉज करके भी जैसे जैसे हम प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं क्लियर करते रहना। चलो तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम 1 से। प्रॉब्लम 1 में 2 चार्ज सिस्टम है और रफली न्यूट्रल पॉइंट के बारे में है। देखते हैं क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम। देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कि एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा माइनस 2q है, दोनों के बीच की दूरी d दी हुई है। पार्ट ए में पूछते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, है ना। और पार्ट बी में पूछा है कि एग्जैक्ट नल पॉइंट कहाँ होगा। इसका मतलब है कि नो फोर्स का मतलब है कि वो नो फोर्स कहाँ हो सकता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके। और हमें देखो की आइडिया हमें पता है कि न्यूट्रल पॉइंट जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो आउटसाइड होता है, इन बिटवीन नहीं होगा। हमने ये कूलम्स लॉ में भी देखा हुआ है। दूसरा, वो न्यूट्रल पॉइंट वीकर चार्ज की तरफ रहता है, आउटसाइड इस केस में और वीकर चार्ज की तरफ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। पहले हम क्या करेंगे कि पार्ट ए में जैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको रफ आइडिया दूं कि क्यू से अगर आपने 2 लाइन निकाले हैं तो -2q से आपको 4 लाइन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ डबल है। अगर q से आपने 4 लाइन निकाले हैं तो -2q से आपको 8 लाइन निकालने पड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट। बट हाउ टू ड्रॉ दिस, है ना। ये हमने थियरी में तो कवर किया है, यहाँ पे प्रैक्टिस देखो। यहाँ पे आपको एज करके दिया हुआ है फील्ड लाइन। तो जैसे कहा मैंने कि q से अगर 4 लाइन निकले हैं तो -2q से 8 लाइन निकले होंगे, है ना, विच इज करेक्ट। दूसरा, हमें पता है कि प्लस q से हमेशा लाइन ओरिजिन एमिनेट होती है, यहां भी वैसा है। और वो टर्मिनेट कहाँ होगी, माइनस चार्ज की तरफ, है ना। लेकिन -2q तो डबल है तो सारे के सारे वहीं पे टर्मिनेट हो जाते हैं। इन्फिनिटी पे जाने की मतलब प्लस q वाले इन्फिनिटी पे नहीं जा सकते। और -2 के जो ज्यादा के लाइन है वो कहाँ टर्मिनेट होंगे, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है कि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे P दिया हुआ है और जैसे हमने डिस्कस किया कि ये वीकर चार्ज के आउटसाइड रीजन में होगा, है ना। और देखो, ये नेट लाइंस लिविंग द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम है 2 चार्ज को माना है और जो लिविंग द सिस्टम है वो 4 लाइंस है जो कि सिस्टम को लीव करती है, मतलब इन्फिनिटी तक जाती है ना। तो वो प्रोपोर्शनल टू क्यू हो जाता है, क्योंकि क्यू पे 4 लाइन है। तो दिस दैट मीन्स कि 4 लाइन निकलेगी। दैट्स व्हाट द लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन्स। अब हम देखते हैं कि एट पी पे क्या बैलेंस होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और -2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को ऐड करोगे तो वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए।
लास्ट पॉइंट है कि जो बाकी की 4 लाइन है वो भी इन्फिनिटी पे जाती है, तो एक पॉइंट तो नल पॉइंट इन्फिनिटी पे भी होता है बाय डिफॉल्ट, बट जो ये P है वो हमारा, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, नल पॉइंट। ओके, सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस नल पॉइंट, है ना? तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, और -2Q की वजह से अट्रैक्टिव लगेगा। और यहाँ पे दोनों फोर्स आपको इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो आपको कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना? और आपको पता है कि आपने Q से x डिस्टेंस लिया है, तो -2Q से d+x आएगा, है ना? तो इसी को हम बैलेंस करेंगे अभी। k² / x² F1 बोल दो रिपल्सिव, सिमिलरली F2 भी आपको 2Q की वजह से देखो अट्रैक्टिव आएगा। दोनों को इक्वेट करो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि कोई जीरो फोर्स के लिए आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। अब तो क्या ही बचा है, अब तो अलजीब्रा ही बचा है। आप इस अलजीब्रा को कैसे भी जिसको अंडर रूट लेके भी कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसे करना है तो ये स्क्वायर आपको पॉजिटिव रूट लेके ही चलना पड़ेगा। ओके, दिस इज एक्सेप्टेबल फाइनल आंसर, लेकिन आगे भी अगर आप किसी को अगर करना है तो वी कैन डू दैट, एंड वी से दैट 2.41d is the approximate x. Okay, so this is how we have find the location of the neutral point. चलो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अब हम जो भी कॉन्सेप्ट लगे हैं उनकी यहाँ पे काइंड ऑफ हम समरी लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट होता है वीकर चार्ज के पास और आउटसाइड, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है। और x हमने कैसे निकाला, दो फोर्सेस को वहां पे बैलेंस किया है। और फील्ड लाइन के रूल क्या है कि Q से एमिनेट होंगे, -2K पे टर्मिनेट होंगे, और अगर दो अनइक्वल चार्ज है तो उनका जो Q रहता है, मतलब आप Q को निकाल लो और जो जितने भी लाइन आप सिस्टम से बाहर निकलेंगी वो प्रोपोर्शनल टू Q होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किए। चलो, प्रॉब्लम 2 है कि यहाँ पे ना आपको फील्ड लाइन दी गई है और आपको कुछ सवाल पूछे हैं, देखते हैं क्या है और उनका हमें जवाब देना है। देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज और उनके बीच ऐसे फील्ड लाइन दी है। ओके, आपको पूछा है कि क्या ये फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। ऐसे रेशियो क्या होगा चार्जेस का, साइन क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन पूछा है, और सारे अगर टर्मिनेट नहीं होते हैं माइनस चार्ज पे तो कहाँ जाते हैं, है ना? हमें पता है भाई, ये तो हमने किया है, इन्फिनिटी पे जाएंगे। तो चलो, ये अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है कि यूनिफॉर्म तो ऑब्वियसली नहीं है। देखो पार्ट ए में, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब तो हमने काइनेमेटिक्स से समझा है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे, है ना? जैसे स्ट्रेट हो गए, पैरेलल हो गए, इक्वली स्पेस्ड लाइन है, तो यही फील्ड का यूनिफॉर्मिटी समझेंगे हम। ये तीन चीजें, स्ट्रेट, पैरेलल, इक्वली। जबकि यहाँ पे तो कर्व्ड है, पैरेलल भी नहीं है, तो इक्वली स्पेस भी नहीं है, सो वी से नो। रेशियो कैसे करेंगे हम, तो QA/QE, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस, है ना? तो नंबर ऑफ लाइंस अगर 12 है तो उस हिसाब से हमें 12/6 आए हैं, तो 2 आए, तो चार्ज का रेशियो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन। अब साइंस कैसे पता करेंगे भाई? ऑब्वियसली QA से एमिनेट हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, और QB पे टर्मिनेट हो रहा है तो वो नेगेटिव है, ऐसे सिंपल है। वो लोकेशन के लिए क्या करेंगे हम, वही अगर हमें अगला प्रॉब्लम तो हमने किया ही था। तो देखो, यहाँ पे भी अनलाइक चार्जेस है, तो आउटसाइड होना चाहिए और वीकर चार्ज के पास होना चाहिए। इन बिटवीन क्यू नहीं होगा, डी जैसे पॉइंट है, तो डी पे बोल रहा है कि फील्ड एड अप हो रहे हैं, है ना? देखो, और सी पे वो अपोज कर रहे हैं तो कैंसिल हो सकते हैं।
है ना। सो देयर फॉर वी विल अगेन डू द सेम थिंग जो प्रॉब्लम 1 में किया था। यहाँ पे भी देखो, यहाँ हम अलग मेथड लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कर दो आप। वहां पे हमने फोर्स को इक्वल एंड अपोजिट किया था, इट्स वन एंड द सेम थिंग। वहां पे भी एक्स डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी एक्स लिया है। सो वी कैन डू दिस। यहाँ पे अगेन जैसे स्क्वायर रूट ले लिया है, तो नाउ दिस इज वेरी सिंपल अलजेब्रा, नथिंग टू वरी अबाउट। सो देयरफॉर वी कैन सिंपली कैलकुलेट एक्स। तो एक्स 10 सेंटीमीटर आया है फ्रॉम क्यूबी। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कि अगर ए से बी में नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे, तो अब वी नो दैट कि सारे लाइन जो है वो अनइक्वालिटी की वजह से इन्फिनिटी पे एंड अप होंगे। हाँ, और ये जो जी वाला है वो बहुत अच्छा सवाल है कि अगर इन लाइंस में जो कर्वेचर वाली लाइन है वहां पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दे तो क्या वो पूरा कर्वेचर फॉलो करेगा? तो हमने ये डिस्कस किया है कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो फील्ड लाइंस गिवन है ना। तो फील्ड लाइन उसको क्या करेगी, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट की दिशा में उसको फोर्स लगाएगी। दैट इज व्हाट वी हैव नोन, है ना। तो वो फोर्स की दिशा में जाने लगेगा, है ना। तो वो तो अगर उसका फोर्स लग गया, उसके पास इनर्शिया है, तो वो तो छोड़ देगा वो फील्ड लाइन को, है ना। क्योंकि उसके पास अभी दूसरा कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होता तो वो कर्वेचर पे हो सकता है कि जाए, बट इन जनरल हमें पता है आंसर इज नो। ओके, और यहाँ पे आप रीजनिंग अच्छी तरह से एक बार और देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट ऑल द कॉन्सेप्ट। अगेन यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है क्योंकि इक्वल स्पेस नहीं है, इक्वल डायरेक्शन नहीं है, सब कुछ। रेशियो तो लाइंस का रेशियो लेके हम रेशियो फाइंड किया है। साइन की वजह से हमें सोर्स सिंक पता चलता है। न्यूट्रल पॉइंट हमने कैसे कैलकुलेट किया। ओके, और इन जनरल अगर आप कर्वेचर पे किसी भी चार्ज को छोड़ दो तो वो कर्वेचर फॉलो नहीं करता है क्योंकि दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स है नहीं। चलो, प्रॉब्लम 3 है। अच्छा प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे एक प्लेट है, मेटल प्लेट, जिसको ग्राउंड किया हुआ है और एक दूरी पे चार्ज रखा हुआ है। चलो एग्जैक्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखो, मेटल प्लेट है, ग्राउंडेड है, प्लस क्यू चार्ज है, थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। पूछा है कि ये दो पॉइंट दिए ए और बी कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और दूसरा पूछा है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हमने अभी तक समझा नहीं है, तो डोंट वरी, वी विल जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड टेक इट ग्रांटेड एंड सॉल्व इट। तो भाई, अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो देखी है। आप देखो कि जिस पॉइंट पे भी निकालना है ना, उसका क्रॉस सेक्शन ले लो। और मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो आपको ऐसा क्रॉस सेक्शन उस पॉइंट पे लेना है कि सारी फील्ड लाइंस वहां परपेंडिकुलर हो। ओके, तो देखो कि जितना क्रॉस सेक्शन बड़ा उतनी वीक, जितना क्रॉस सेक्शन छोटा उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग। तो ए पे आप अगर क्रॉस सेक्शन लोगे तो ए का क्रॉस सेक्शन आपको कम एरिया देगा। बी पे आपका क्रॉस सेक्शन जैसे जैसे दूर जाओगे फैलता जाता है ना, तो क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा उतनी ही फील्ड लाइंस को कवर करने के लिए। या तो आप क्रॉस सेक्शन सेम रखो तो फील्ड लाइंस कम कवर होगी। सो दूसरी चीज है, यहाँ पे आप देखो कि अगर मेटल प्लेट है ना, तो हमें पता है कि ये भी प्रॉपर्टीज है कि फील्ड लाइन उसको परपेंडिकुलर हिट करती है। तो यहाँ पे ये भी आप नोट कर लो कि हमने पहले फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर दिए है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और क्यू से निकलेंगी और मेटल प्लेट पे क्या हो जाने वाला है कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। कि तो
वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर ग्राउंडिंग करेंगे तो कहाँ से ग्राउंडिंग किया उस हिसाब से वो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ये पूरे प्लेट का। वी विल कम टू दैट पॉइंट। बट नाउ सी पॉइंट बी और पॉइंट ए, जैसे मैंने कहा था कि कहाँ पर डेंसर है कहाँ पे लेस डेंस है। तो बी पे देखो कि मतलब ए पे लेस डेंस है क्योंकि सॉरी ए पे डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो आ, करीब है। तो आप वहाँ पे क्रॉस सेक्शन लोगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि ए पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है और बी दूर जा रही है। तो बी पे आपकी फील्ड मतलब एरिया बढ़ेगा फॉर द टू कवर द सेम नंबर ऑफ लाइंस, है ना। तो बी आपकी लेस स्ट्रॉन्गर है। सो वी कैन से फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन फील्ड एट बी। सिमिलरली अब ये देखो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है, बट फिर भी जब कभी आप ग्राउंड करते हो तो समझ लो कि उस चीज का पोटेंशियल जीरो। तो यहाँ पे मेटल प्लेट का तो पोटेंशियल की बात ही नहीं है। अब पोटेंशियल जो क्यू का है वो ऐसा होता है कि के क्यू बाय आर, है ना। और स्पेरिकल के लिए ऐसे जो ये डॉटेड लाइंस है ना वो आइसो पोटेंशियल सरफेसिस है। तो जितना आर बड़ा उतना पोटेंशियल कम, है ना। तो बी का आर ऑब्वियसली बड़ा है तो बी का पोटेंशियल कम होगा। और है ना वैसे वी जस्ट एज आई सेड कि आप अभी क्या करो कि के क्यू बाय आर की पोटेंशियल आप टेक इट एज अ ग्रांटेड फॉर्मूला एंड फ्रॉम दैट वी डिसाइड कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है कम है। सो देयरफॉर इफ आर ए इज लेस देन आर बी, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। और वी एम तो जैसे मैंने कहा किसी भी चीज को ग्राउंड करो तो उसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल बराबर होता है और अर्थ को हमने रेफरेंस लिया है, पोटेंशियल जीरो मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं वो सारे यहाँ पे एक बार समरी के तौर पे आप देख लो कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r पोटेंशियल के लिए। डेंसिटी के लिए आप क्या करो, क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। फील्ड का शेप कैसे होना चाहिए कि प्लेट की तरफ जाते जाते वो परपेंडिकुलर हो जाए, कंटिन्यूस ड्रॉ करना है आपको। ओके, तो यही चीज है, पॉज करके आप एक बार और देख सकते हो। प्रॉब्लम 4 में क्या है कि अब हम मोशन वाले हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यूनिफॉर्म, और उसमें ना आप किसी पार्टिकल को जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो कहाँ जाएगा कैसे जाएगा ये सारी चीजें हैं। इसमें थोड़ी सी थियरी पहले कवर करेंगे कि थियरी ये है कि फोर्स जो होता है वो क्यू ई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एंड न्यूटन लॉ के हिसाब से इसी क्यू को हम एम ए कह सकते हैं कि बिकॉज अगर चार्ज है किसी पार्टिकल पे तो वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन उस पे फोर्स लगेगा। सो देयर फॉर एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाय एम। अब अगर क्यू आपका बड़ा तो एक्सेलरेशन ई की डायरेक्शन में, क्यू अगर नेगेटिव तो आपका एक्सेलरेशन ई से अपोजिट। तो ये जो राइट साइड में आपको एनालॉजी दी है, आपको कुछ नहीं करना इसमें कि जहां जी है ना उसको क्यू ई बाय एम से रिप्लेस कर दो ऐसे प्रॉब्लम में। अब क्यों हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखो ग्रेविटी की जी जो थी वो भी यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे भी जो ई फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। वहां पे फोर्स जी की वजह से था, यहाँ पे फोर्स ई की वजह से है। तो हम जो भी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर रहे थे वो स्टिल दे आर वैलिड इक्वेशंस, ओनली थिंग इज रिप्लेस जी बाय क्यू ई बाय एम। आपको ये समझ में आएगा, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म फील्ड। सो ठीक है, वहां पे मास को ग्रेविटी एक्सेलरेट करा रहा था, यहाँ पे चार्ज को फील्ड एक्सेलरेट कराएगा। चलो ये प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो ऑब्वियसली फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फील्ड हमें ये जो ब्लू लाइन है वो दे दी है। अगर मास m, चार्ज को मास m है और चार्ज q है, रेस्ट से रिलीज किया है। आपको पता है काइनेमेटिक्स से रेस्ट मतलब जीरो वेलोसिटी। अगेन द ई इज यूनिफॉर्म,
वहां पे जी था, यहाँ पे ई है। ओके, और ई की डायरेक्शन दे दी गई है हमें, डोंट वरी अबाउट दैट। इन दिस केस द ई इज माइनस जे। ओके, पूछा है कि ये जो पार्टिकल जब नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा, जब हिट करेगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बस उतना ही है। तो ये तो कंडीशन है, आपको डी मतलब जब डी डिस्टेंस पे उसकी क्या कंडीशन होगी, तो काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया आप तो ये आपके लिए। ओके, तो जैसे मैंने कहा ई की डायरेक्शन पहले देख लो, माइनस जे कैप है। फोर्स आपका इसीलिए माइनस में आएगा, तो एक्सेलरेशन आपका जी की जगह माइनस क्यू ई नॉट बाय एम आ जाएगा, है ना। ये हमने सिर्फ, अब क्या ही बात है, आपको जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन कैसे लगाते हैं हम, है ना, किसी एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लिया तो फिर उस हिसाब से आप चलने लगो। इनिशियल कंडीशन यहाँ पे देखो, डी डिस्टेंस पे था वो, रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो थी इनिशियली, एक्सेलरेशन उसका हमने निकाल लिया, तो वेलोसिटी तो u प्लस ए टी करते हैं हम, तो यहीं पर ये वो लगा है, तो इससे उसकी जो भी y है उसकी वेलोसिटी हमें मिल गई। अब y के लिए क्या लगा देते हैं हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर लगाया है, बट ओनली थिंग इज पहले ही उसका कुछ इनिशियल था वाई नॉट, इसलिए हमने वो वाई नॉट हमें रखना पड़ेगा, दैट्स इट। सो वी नाउ हैव बोथ इक्वेशंस, देखो ये v का इक्वेशन भी हमारे पास है, y का इक्वेशन भी हमारे। अब क्या करना है, हमें इम्पैक्ट कंडीशन नहीं डालनी है, तो इम्पैक्ट कंडीशन पे हमारा y जीरो है ना, क्योंकि वहीं से हमने y को मेजर किया है, तो बस y जीरो डालेंगे तो हमें उस हिसाब से t मिलेगा, और वो t अगर वी वाई में करें तो हमें v मिल जाएगी। देखो हमने वही किया है, y को जीरो लगा दिया, t मिल गया, उस t को हमने वी वाई में डाला तो हमें v मिल गया। तो ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का सवाल था, जिनको काइनेमेटिक्स की ग्रिप है वो कर सकते हैं। ओके, अब इसका एक अनदर वेरिएशन है जो कि पावरफुल है, जो आपको हम जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ेंगे बाद में, एनर्जी का एक वेरिएशन है इसका। देखो सॉल्यूशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज के ऊपर काम किया, वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो क्यू ई इंटू डी। तो इस फोर्स की वजह से उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, तो वर्क एनर्जी थियरी लगाने पर भी हमें यही आता, और वर्क एनर्जी में हमारे पास दूसरा कोई फोर्स, दूसरा कोई वर्क था नहीं, ये कंजर्वेटिव वर्क ही था, और उसकी वजह से डेल्टा क्या आया, है ना, डेल्टा के, क्योंकि पहला इनिशियल जीरो था, तो वन हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो, सीधा आपका वी मिल जाएगा। बट वी विल डू दिस प्रॉब्लम्स एज वी प्रोग्रेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक समरी देख लो कि कैसे हमने ए वाई निकाला, फिर काइनेमेटिक्स से इक्वेशन से टी और वी निकाल लिया। हाँ? अब क्या है कि काइनेमेटिक्स ही लगाना है अगेन, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बार बार पूछे जाते हैं उनके कंपैरिजन करने हैं। यहाँ पे हम आपको बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, प्रोटॉन भारी होता है, तो मास के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना रहेगा। अब यहाँ देखो कि क्या पूछा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और डिस्टेंस डी दिया हुआ है पार्ट ए में सेपरेशन में, और पार्ट बी में सेपरेशन तो उतना ही है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, पार्ट ए में वर्टिकल जा रहा है ना। तो पार्ट ए पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छोड़े गए, देखो वो आपको दिया गया कंडीशन, तो वो कौन पहले ये डी डिस्टेंस कवर करेगा, आसान है, जो हल्का है ना उस पे एक्सेलरेट ज्यादा करेगा। दूसरा है कि पार्ट बी में हमें हॉरिजॉन्टल मोशन दी है और पूछा है कि किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और अलग अलग कंडीशन के लिए, तो ये अच्छा आपका, इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पहले पार्ट ए को करते हैं,
एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए निकाल लिया। अब देखो टाइम भी आपको पता है, टाइम काइनेमेटिक्स से आपको पता है 2u/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ u/g लेंगे हम, है ना, क्योंकि सीधा। तो यहाँ और नेवरथलेस अगर वो आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो कि डी डिस्टेंस कवर करना है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। और यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर में यू जीरो दिया है, रेस्ट है, इसलिए यहाँ पे डी इक्वल टू 1/2, वहां से यहाँ पे टाइम निकाला है। आप ये देखो कि टाइम जो है वो मास के प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन हल्का था इसलिए वो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, कि मास अगर इलेक्ट्रॉन का कम है तो टाइम भी उसको कम लगने वाला है। एंड दिस मैथमेटिकल रिजल्ट इज फॉर द क्लैरिटी। ओके, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट भी करते हैं जहां पे दोनों हॉरिजॉन्टली एंटर होते हैं। पहला चीज हमें निकालना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन एल कवर करने के लिए डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा, तो L/U, है ना। अब U क्यों सेम रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर जो फील्ड लग रही है वो तो वर्टिकल है, तो फील्ड के ऊपर मतलब फील्ड की वजह से जो U में जो कोई चेंज आने वाला नहीं, देयरफॉर वी कैन से कि T टाइम लगने वाला है। ओके, एक्सेलरेशन आपको पता है E/m E/m होता है और वही डिफ्लेक्शन तय करेगा। ओके, और देखो यहाँ पे जो भी डिफ्लेक्शन है वो y इक्वल टू 1/2 एटी स्क्वायर करेंगे। क्यों ut क्यों नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि u तो जीरो था उस डायरेक्शन में, u तो हॉरिजॉन्टल है, y डायरेक्शन में तो u जीरो था। ओके, सो देयरफॉर वी नाउ जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। तो ये वैल्यूज प्लग इन करने के बाद क्या होगा आपको कि y का जो रेशियो है वो ऐसे आएगा, ये आपको याद रखना है, mp/me up/ue का स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करो कि जो एम पी और एम ई तो आपको पता है, यूपी और यूई का रेशियो आप निकालो और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो अब जो कंडीशन दी है, जैसे मैंने कहा ये मास्टर रेशियो है, mp/me up/ue का स्क्वायर, और हमें mp/me तो पता ही है। अब व्हाट वी विल डू, अगर सेम वेलोसिटी है सो वी विल प्लग इन सेम वेलोसिटी, सो देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रॉन डेविएट्स मोर, अगर सेम वेलोसिटी है तो। देखो अब दूसरी कंडीशन है, सेम काइनेटिक एनर्जी, so we will find again up/ue, it is the same as me/mp, we will plug in and we ye/e 1 आ रहा है, तो हम से कि बोथ डेविएट इक्वली, है ना। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, हायर स्पीड कॉम्पेंसेट फॉर द लोअर मास, विच इज करेक्ट। दूसरा, अगर मोमेंटम दिया हुआ है तो मोमेंटम से भी आप up/ue ले लो, प्लग इन करो, और ye/yp लेस देन 1 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन डेविएट्स मोर, है ना, लेस देन 1 का मतलब वही है कि yp ज्यादा है। अब इस ऐसा क्यों होता है कि सेम मोमेंटम के ना प्रोटॉन के पास काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा है लेकिन स्पीड कम है उसकी, क्योंकि मास ज्यादा है, तो वो ज्यादा टाइम रहेगा फील्ड में, जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतना ज्यादा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सटल चीज है लेकिन अच्छा है। So now we see these things again as a summary of the concept used, कि T is proportional to under root m। ये कोई रटने की चीज नहीं है, हमने D इक्वल टू 1/2 एटी स्क्वायर से निकाला था। ये सेम वेलोसिटी पे y 1/m के प्रोपोर्शनल था, सेम काइनेटिक एनर्जी पे दोनों का रेशियो सेम आता है 1, सेम मोमेंटम पे y प्रोपोर्शनल टू m आया था, इसलिए प्रोटॉन डेविएट। अब देखो लास्ट प्रॉब्लम है कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे g की वजह सिर्फ E है, दैट्स इट। ऑब्लिक प्रोजेक्शन मतलब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, 1D में ले लेते हैं, एक कंपोनेंट वर्टिकल एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, बस
फिर तो 1D काइनेटिक में इक्वेशन लगा देंगे। चलो यहाँ पे दिया है डी दूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई लाइन दे दी है, 45 डिग्री पे यू फेंका हुआ है, मास दे दिया है, डी भी दे दिया है, ई भी दे दिया है। तो पूछा है कि मैक्सिमम यू क्या होगी जिससे वो ऊपर हीट ना करे। तो कंडीशन क्या है इसका मतलब, हीट ना करे का मतलब है ऊपर जाते जाते आपका यू 0 हो जाना चाहिए। कौन सा यू, तो बोले जो वर्टिकल है, वाई डायरेक्शन का यू है ना। तो हम यहाँ पे यू को दो कंपोनेंट में कर लेंगे, यू पैरेलल और यू परपेंडिकुलर, क्योंकि 45 है तो दोनों यू बाय रूट टी आ जाते हैं, है ना। अब ई पॉइंट अपवर्ड है, इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स डाउनवर्ड लगने वाला है इसके ऊपर, है ना। एक्सेलरेशन मतलब डाउनवर्ड लगने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन को वो नीचे नीचे गिराएगा, मतलब आप फेंकोगे ऊपर लेकिन फोर्स नीचे लगने वाला है, करेक्ट। और हमारी कंडीशन यहाँ पे देखो कि आपका u परपेंडिकुलर 0 होना चाहिए, कब, y इक्वल टू डी पे, ओके। और यहाँ पे इक्वेशन क्या लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, कंडीशन v इक्वल टू 0 एट d इक्वल टू s। तो ये कंडीशन डालने पे आपको u परपेंडिकुलर मिलेगा। अब आप कैलकुलेट करो जा रहे सारे पॉइंट्स जो भी वैल्यूज है वो डाल के, तो आपको ये वेलोसिटी मिलेगी, ठीक। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी ये आ रही है। अब क्योंकि ये तो u परपेंडिकुलर था, तो हमें अगेन u मैक्स के लिए हमने u साइन 45 लगा के मैक्सिमम वैल्यू अब 45 डिग्री पे इस वैल्यू से आप फेंक सकते हो, ताकि वो वहां जाते जाते 0 हो जाए। अगेन दिस इज द समरी ऑफ दिस थिंग्स। पहले हमने रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट को, एक्सेलरेशन निकाल लिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as वाली फॉर्मूला लगा दी हमने, है ना। और इस हिसाब से हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिया। तो होप you have liked this session and this remains fruitful. Now the next session we will be doing dipole. Thank you and stay in touch.